हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में युवाओं के साथ एक विशेष युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर रहा। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। उससे बहुत खुशी और उत्साह के साथ आपका अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। सर, मैं पिछले 3 वर्षों से HSSC की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही हूँ। हरियाणा में बिना खर्च और बिना खर्ची की योजना वाकई काबिले तारीफ है। इसके कारण हरियाणा का प्रत्येक युवा जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। सर, मैं एक विशेष विषय की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि हरियाणा में भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, जैसे SSC, RRB, UPSC। सर, ये सभी भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर साल की शुरुआत में ही हमें पता चल जाए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आएंगी, उनके फॉर्म कब तक भरवाए जाएंगे, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और उनकी ज्वाइनिंग कब तक करा ली जाएगी, अगर ये सब बातें सर हमें समय रहते पता चल जाती हैं तो हम अपनी तैयारी को एक समयबद्ध तरीके से एक नई दिशा दे सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी इस मांग को अवश्य पूरा करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुचि। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कैलेंडर के बारे में, क्योंकि अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं उन वैकेंसियों के कैलेंडर जारी होते हैं। अभी आपने देखा होगा 2026 का HPSC का हमने कैलेंडर जारी किया है पूरे साल भर का, किस समय पे क्या भर्ती होगी, कितनी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, जल्दी ही और जारी होने वाला है। क्योंकि मैंने शुरू में ही इस बात को लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करें, जिससे कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि कब किस समय पे हम नौकरी करने वाले हैं। परंतु इसके अंदर थोड़ा ये भी आता है कि जो हर महीने के एंड में लगभग कुछ हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं और उसकी पूरी की पूरी संख्या उस साल भर के अंदर जब हम देखते हैं, उसका साल का कैलेंडर हमने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर चला जाएगा। परंतु हमारे बच्चों को इसके बारे में पता हो, जल्दी ही जो रुचि आपने कहा है, ये हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा और आपको बिल्कुल उसके बारे में अवगत रहेगा कि कितनी हमारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, कब कब वो भर्ती होगी। अगला प्रश्न। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं HSSC भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने CET 2025 का पेपर दिया था, जिसमें मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद सर मुझे यह नहीं पता कि मुझे किन किन भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और उनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अतः मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक लिस्ट जारी हो जिसमें CET पास अभ्यर्थी को यह पहले से ही पता हो कि उसको कौन कौन सी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नीरज जी, थैंक यू। आपने जो कहा है कि पूरा जो CET का पेपर है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। मैं तो ये देखता था अपनी आंखों के सामने, और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते थे तो क्या स्थिति होती थी, बसों की छतों के ऊपर चढ़े रहते थे, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में खड़े, अंदर जगह नहीं मिलती थी बस के अंदर। बेटियों को बड़ी दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं। तो बहुत भारी CET का पेपर या न कोई पेपर देना होता था तो उसके लिए बड़ी मशक्कत हमारे यूथ को करनी पड़ती थी। हमने इसको नीरज जी बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया। आपने देखा है अब की बार हर बच्चे को हमने
पूरा रोड मैप हरियाणा का तैयार किया और ट्रांसपोर्ट को इसमें लगाया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगे, उनको भी कहा कि अगर कोई बच्चा सेंटर से छूट जाता है या गलत सेंटर में चला जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में लेकर के उस सेंटर तक पहुंचाने की कृपालता करें। ये मैंने स्पेशल उनको कहा कि अच्छा होगा कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमें। और उसका परिणाम जब हमने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया तो एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आई। उसको गांव के अड्डे से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे खुशी है नीरज जी बताते हुए, मैंने जब अपील किया, मैंने कहा बेटियों के साथ हमने एक परिवार के सदस्य को भी अलाउ किया था बस में भी, बेटी के साथ एक परिवार का सदस्य जाएगा। और मैंने एक अपील किया कि जो माँ बाप आएंगे उनके लिए एक स्थान अलग से तय किया जाए। और सामाजिक संस्थाओं से मैंने अपील किया था कि आप वहाँ चाय पानी का लंगर जरूर लगाएं। मेरे ख्याल से खूब लंगर लोगों ने लगाए अपने आप। और मैंने एक और अपील किया था, उसका भी असर हुआ। मैंने कहा बच्चों के माँ बाप से, सभी से हरियाणा में, मैं कहा बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, आप अगर गाड़ी लेकर के बाजार से निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो जाम में फंस जाते हैं बच्चे। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तब बाहर निकले, अदरवाइज आप बाहर ना निकले। तो इस बात को भी हरियाणा के लोगों ने फॉलो किया। और जब आप पेपर दे रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी अगर किसी को काम होगा तब वो बाहर निकला, अदरवाइज सड़कों पे भी कोई व्यक्ति नहीं आया। ये इस बात का बड़ा एक असर रहा है। और नीरज जी आप जो कह रहे थे कि इसके बारे में भर्ती के क्या क्या उसके अंदर आता है, उसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भर्ती के अंदर जो हमारा सीटी का टेस्ट होता है उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उसके ऊपर समय समय के ऊपर किसमें भर्ती करना है, ये सरकार ने निर्णय किया था कि हमारे बच्चे 2 बार वो टेस्ट देने ना जाएं। एक टेस्ट ले लें, उसका लंबे समय तक वो चलता रहे, 1 साल के बाद। वैसे हमने कहा है कि हर साल इसका सीटी का लेंगे। फिर हमने निर्णय किया कि इसको 2 साल तक हम करेंगे कि 2 साल तक उसको कर लें, परंतु हर साल बच्चे नहीं जुड़ते हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हर साल सीटी का एक पेपर होगा। और अभी उसका पेपर हुआ, क्योंकि साल भर जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, आपको 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। एक मेन देते हैं, एक प्रीमियर पेपर जो देते हैं उसमें एक ही पेपर आपका मेन का रहेगा। और उस व्यवस्था को लेकर के हमने इसको किया है। और जो आपने कहा है नीरज जी कि इसमें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा प्रदेश के यूथ के साथ जुड़ करके उनसे संवाद करने का मुझे अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है। और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ये सोनीपत की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है। इस इतिहास के बारे में हम सब जानते भी हैं। हम सबको मालूम है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास, आचार्य द्रोण के पास गए और उन्होंने कहा कि आप समझौता कर लीजिए, ये 5 गांव दे दीजिए। उन 5 गांव के अंदर हमारा ये सोनीपत, ये स्वर्ण प्रस्थ के नाम से गांव जाना जाता था, जो आज हमारा ये सोनीपत है। और इससे मुझे युवाओं से, यूथ से आज पूरे प्रदेश के अंदर आज संवाद करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप सबको और सभी युवा शक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर इस संवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश की माननीय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन, पूर्व में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल कौशिक जी, हमारे सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र कौशिक जी, जिला के हमारे
गोहाना के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे सोनीपत के जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ICS कोचिंग सेंटर के संस्थापक, जिन्होंने आज हजारों लाखों की संख्या में आज हरियाणा प्रदेश के हमारे यूथ के साथ आज रूबरू कराने का जो ये संवाद आज यहाँ किया है, मैं इसके लिए परमिल कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परमिल जी ने जब वो बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने आपके हित की कुछ बातें भी कही हैं और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जरूर कार्य करना चाहिए। हमने भी उन बातों को नोट किया है। मुझे खुशी है कि आज इस सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आप सभी जो ऊर्जावान, हमारे प्रतिभाशाली और सपनों से भरे हुए हमारे सभी युवा साथियों के बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं इस मंच से आप सबके चेहरे को देख रहा हूं। इसका जिक्र हमारे परमिल जी ने भी किया कि आप लोग देख रहे हैं सभी यूथ को और सभी यूथ आपकी तरफ देख रहा है। ये बात परमिल जी ने भी कही है। मैं जब आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे उज्जवल भारत के भविष्य आप में दिखाई देता है साथियों, जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मुझे आप में वो सपने दिखाई देते हैं जो किसी मां ने अपने बेटे के लिए देखे हैं। मुझे वो सपने दिखाई देते हैं, वो उम्मीद दिखाई देती है जो किसी पिता ने अपनी बेटी के हाथ में किताब देते हुए देखे हैं। वो मैं आपके चेहरों पर वो भविष्य देख रहा हूं। युवा साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि युवा साथियों एक बड़ी संभावना के रूप में देख रही है। आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के लिए बदला है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस आशा की नजर से देख रही है कि भारत क्या बोलेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। और साथियों, यही कारण है कि आज विश्व भारत को डेमोग्राफी डिविडेड का केंद्र मानने लगा है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। एक समय था जब बड़ी उम्मीद, बड़ी आबादी को बोझ कहा जाता था कि इतनी ज्यादा आबादी है, उसको बोझ के रूप में लोग देखते थे। लेकिन आज वही आबादी भारत की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में खड़ी हुई है। यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, दुनिया का विश्वास है, ये दुनिया का विश्वास है कि भारत 21वीं सदी में, साथियों जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी होगी। ये दुनिया को विश्वास है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी अगर शक्ति कोई है तो हमारे पास सबसे ऊर्जावान साथियों और सबसे नवाचारी और सबसे प्रतिभाशाली युवा शक्ति है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा शक्ति भारत के संकल्प को सिद्ध करने की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के संकल्प को सिद्ध करने की सबसे बड़ी ताकत है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं।
साथियों, मैं जानता हूं कि जब कोई युवा 12वीं पास करता है या कॉलेज ग्रेजुएट होकर के निकलता है, और साथियों तो उसके सामने संभावनाओं के साथ साथ कई साथियों चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। युवा साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा है कि उसके जो तपस्या आपकी है उसको कोई जानता नहीं है। आपके पैरों में कितने छाले पड़े हैं, आपने कितनी मेहनत की है, कोई नहीं जानता इस बात को। और साथियों, आपने कितनी रातों की नींद खोई है। जब लोग अच्छे से नींद लेते हैं उस समय आपके हाथ में किताब होती है, आप पढ़ते हुए लगे रहते हैं। ये किसी को नहीं मालूम है। अकेले बैठ करके आप पढ़ते रहते हैं, निरंतर परिश्रम आप करते रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, असफलता के डर से लड़ना पड़ता है, और सामाजिक जो दबाव होता है युवा साथियों, उसको भी आपको झेलना पड़ता है। कई प्रकार के बातें बोल देते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, कई बार उनको लगता है कुछ न कुछ बोल देते हैं, उसको भी हम सहन करते हैं, उसको भी झेलते हैं। गांव में भी कोई बोल देता है, कहा क्या डीसी लगेगा, कई चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, परंतु ये आपकी मेहनत है। साथियों, कई बार तो मन में संशय आता है कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या मुझे भी कोई सही अवसर मिलेगा। साथियों, मैं आज इन सब बातों पर आपसे मैंने चर्चा की है। आपके कई क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आपसे संवाद किया है, और मुझे विश्वास है मैं आप लोगों को इस संवाद के जरिए ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सपने देखना मत छोड़िए। एक बात जरूर कहता हूं, सपने देखिए, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखिए। जागते हुए सपने देखिए। और आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, आपकी बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देती, ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है, जिसका जिक्र कई बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मुझे ये याद है इस बात का, क्योंकि जब मुझे 12 मार्च को 2024 को ये जिम्मेवारी पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे दी थी, मेरे पास बहुत कम समय था। 12 मार्च को मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मैं पार्टी का, जैसे आज डॉक्टर अर्चना शर्मा अर्चना गुप्ता जी अध्यक्ष है, तो मैं अध्यक्ष था पार्टी का। मैं पार्टी का काम कर रहा था, अलग अलग स्थानों पे जा रहा था, बातचीत कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो मेरे को एक दिन कहा गया कि बैठक है विधायक दल की, आपने उसमें रहना है। मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने सोचा भी गठबंधन में सरकार चल रही है, कोई कारण होगा, मेरे को बुलाया गया है। तो मैं वहां पर गया, विधायक दल की बैठक में वहां गया, तो मुझे विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मैंने कहा, मगा जी मैं ठीक काम कर रहा, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं तो मगर ठीक काम कर रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दे रखी है और मैं ठीक काम कर रहा हूं।
तो मुझे कहने लगे कि पार्टी ने ऐसा आदेश किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि हम सब